ईरान के हमले से भड़के इजरायल ने लेबनान पर कल रात अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। खबर है कि रात भर में 17 हमले किए गए, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का दामाद मारा गया। इजरायल के हमले में नसरुल्लाह पहले ही मारा गया था। बुधवार को ईरान ने इजरायल पर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसमें इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। इधर दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायल ने यहां दर्जनों गांवों के लोगों को चेतावनी देते हुए गांव खाली करने को कहा है। हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर हमले करने का दावा किया है। इधर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की यात्रा रद्द करने की संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई में इजरायल के 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कसम खाई है कि ईरान इजरायल पर हमला करने की कीमत चुकाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान की शैतानी धुरी के खिलाफ युद्ध के बीच हैं। वो हमारी बर्बादी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम एक साथ रहेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज रात बड़ी गलती की है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान עשתה הערב טעות גדולה והיא תשלם על כך. Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to defend against our enemies. וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. The security of the region is the security of all Muslims, and we do not want any war or bloodshed. We were left with no choice but to respond. If Israel decides to retaliate, then it will face harsher reactions. इजराइल से लेकर फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन से होते हुए ईरान तक इस वक्त युद्ध के हालात हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु ठिकानों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इजरायलियों के साथ चर्चा करेंगे कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं। G7 राष्ट्र इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें जवाब देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें उतना ही जवाब देना चाहिए जितने की आवश्यकता है। बाइडेन ने यह भी कहा कि ईरान की तरफ से इजरायल पर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और उसके एक दिन बाद जो बाइडेन ने यह बयान दिया है। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि ईरान पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत समझता है कि इजरायल को जवाबी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का ख्याल रखा जाना चाहिए। इजरायल को सिविलियन आबादी का ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि टकराव बढ़ने को लेकर हम चिंतित हैं। हम मानते हैं कि संकट के समय बातचीत के महत्व को समझना चाहिए। इसमें किसी तरह का योगदान हो सकता है तो हम ये करते रहे हैं और कर सकते हैं। भारत में युद्ध के हालात में अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही ईरान के हमलों के बाद कुछ विमानों के रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। इजरायल पर ईरान के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट संकट अब क्या दिशा लेगा और भारत के लिए क्या है इस तनाव के मायने? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। मिडिल ईस्ट संकट एफएनओ नियमों से बाजार में कोहराम की स्थिति देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1769 और निफ्टी 547 पॉइंट फिसला है। निफ्टी बैंक में 2% से ज़्यादा की गिरावट रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली। आज के बाजार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए हैं। डिटेल्स लेते हैं यतीन मोता से। बताया यतीन, बड़ी गिरावट के बड़े कारण क्या रहे?
देखिए, जहाँ तक कि भारतीय बाज़ारों के गिरने का कारण था तो 5 बड़े कारण थे। ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते हुए टेंशन्स, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, उसके कारण आपको बाज़ार में एक नर्वसनेस का माहौल दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एफएनओ सेगमेंट के जो कर्व्स हैं, इसको सेबी ने एक्टिवेट कर दिया है नए सर्कुलर के ज़रिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेके भी बाज़ार में थोड़ा बहुत एक फ़िक्र का माहौल बना हुआ है। एफआईएस की बात करें तो एक बड़ा आपको भारत से लेके चाइनीज़ कन्वर्जन ईटीएफ साइड पे दिखाई पड़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म वाले जो छोटे फंड्स हैं, इन्होंने अपने पैसे जो है इंडिया से बुक करके शायद चाइना में लगाए हैं, ऐसा बाज़ार में एक रुझान है। क्रूड का भाव उछल के लगभग $75 प्रति बैरल हो गया था, थोड़े दिनों पहले 70 के नीचे चला गया था, जो अब लगभग 7-8% की रिकवरी दिखा रहा है। और यूएस में जो है चुनाव होने वाले हैं दिसंबर के महीने में, और उसके पहले भी काफ़ी सारी रसाकसी आपको वहाँ देखने को मिल रही है। तो ये 5 बड़े कारण हैं जिनके कारण भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत पैनिक का माहौल है। तो ये दिन आज भारत के बाजार में तेजी और मंदी कहाँ देखने को मिली? देखिए, बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो बहुत ख़राब था, डिक्लाइंस की तरफ था। और आज मार्केट के गेनर्स की बात करें तो बहुत कम गेनर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। स्टील और मेटल स्टॉक्स में केवल जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा काउंटर था जहां 1% की बढ़ोतरी थी। ओएनजीसी में एक मामूली बढ़त आपने देखी, लेकिन लूजिंग साइड पे आपको बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे। इनफैक्ट 45 निफ्टी के स्टॉक्स आज लाल निशान पे बंद हुए हैं, जहां बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी जैसे काउंटर्स में लगभग 4% की डिक्लाइन देखने को मिली। एक्सिस बैंक में भी लगभग 4% की गिरावट आज दर्ज हुई। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो गेनर्स की लिस्ट बहुत छोटी थी। पेट्रोनेट एलएनजी, बीएससी लिमिटेड, मैरिको जैसे काउंटर्स थे, दोनों ही न्यूज़ फ्लोज के चक्कर में ऊपर थे। लेकिन लूजिंग साइड पे देखिए बहुत सारे शेयर्स आपको ऑटो, रियल एस्टेट काउंटर से मिलेंगे। एचपीसीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ऑयल इंडिया, फिनिक्स लिमिटेड, 5 से 10% की गिरावट यहाँ दर्ज होती हुई आपको नजर पड़ी। और इन जनरल आज मिड कैप में काफ़ी सारा पैनिक आपको देखने को मिला। शुक्रिया यतीन। इधर मिडिल ईस्ट टेंशन और क्रूड पर बाजार की नज़र बनी हुई है, ये कहना है एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड सीईओ मनीष सोनथालिया का। सीएनबीसी आवाज़ के साथ खास बातचीत में मनीष सोनथालिया ने आईटी, फार्मा और बैंक सेक्टर में अच्छे मौके बताए हैं। नया जो एक वेरिएबल मार्केट में आया है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट टेंशंस हैं। तो अभी तो क्या है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है समझना कि अल्टीमेट आउटकम क्या होगा। ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है, बट यू नेवर नो। तो अगर ये वेरिएबल को आप थोड़ा साइड में रखें, और इसमें कुछ अनसर्टेनिटी जरूर है, बट अदरवाइज मार्केट तो डिक्लाइन पर बाई करने वाली ही मार्केट है। ब्रॉडली आप लार्ज कैप्स में आपको रहना चाहिए। तो बेसिकली डिफेंसिव तो 3 ही स्पेस हैं मार्केट्स में ब्रॉडली, अगर आप देखें, जिसको लो बीटा कहते हैं। वो है आपकी बैंक्स, वो है आपके आईटी, और वो है आपके फार्मा। और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा आईटी और फार्मा बहुत ज्यादा सस्ते तो नहीं है, बैंक्स बहुत ज्यादा सस्ते हैं। ईरान और इजराइल के बीच गहराते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। ब्रेंट $75 के करीब कारोबार कर रहा है, वहीं एमसीएक्स पर भी दाम 60,000 के करीब हैं। जानकार आगे क्रूड के दाम गिरने की उम्मीद जता रहे हैं। क्या है कारण और कहां तक गिर सकते हैं कच्चे तेल के दाम, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जी, जहां तक कच्चे तेल की बात है, एक नीजोक रिएक्शन हमने ज़रूर आता हुआ देखा था जब वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ईरान ने इजराइल पर दागी, उसकी खबर आई थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स 75 के आसपास ही यहाँ पर प्राइसेस थमते हुए नजर आएंगे। आज तीसरा ऐसा दिन है जब हमने यहाँ पर बढ़त भावों में आते हुए देखी है, और वो इस लिहाज से भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट 1/3 कच्चा तेल प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का। तो जिस तरह से ये वायलेंस या जिस तरह से हमने एस्केलेशन आता हुआ देखा है कंसर्न्स की तरफ से, अगर कच्चे तेल की प्रोडक्शन को, सप्लाईज को, फैसिलिटीज को यहां पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहां पर भाव बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन अब तक ऐसी कोई चिंता जताई नहीं गई है, एक नीजोक रिएक्शन हमने यहां पर आता हुआ देखा है। साथ ही साथ अगर आप ओपेक और एलाइज जो मेंबर्स हैं, प्रोड्यूसर देश हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी, वो 5.7 मिलियन बैरल्स की है।
पूरा ईरान जो इस वक्त यहाँ पर कच्चा तेल प्रोड्यूस कर रहा है वो 3.4 मिलियन बैरल्स है, यानी कि काफ़ी कम है ओपेक की स्पेयर कैपेसिटी के लिहाज से। इसलिए भी बाजार बहुत चिंतित नहीं है कि अगर कच्चे तेल को कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो स्पेयर कैपेसिटी यहाँ पर अच्छी खासी है। दूसरी बात यह है कि सितंबर के महीने में कच्चे तेल में 9% की गिरावट देखने को मिली थी, पिछले क्वार्टर में 17% की गिरावट देखने को मिली है। और इवन एज इतनी सारी चिंताएं फिलहाल चल रही हैं, उसके बावजूद भी कच्चा तेल 75 पे है। इस साल का हाई $92 का है, यानी कि साल के हाई से हम $15 नीचे हैं। बाजार को ऐसे लगता है कि आगे जाते हुए चीन की तरफ से मांग यहां पर कमजोर रह सकती है। यूएस की गैसोलीन डिमांड 6 महीने के लोज पर है। यूएस का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, ओपेक आगे जाकर यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो बाजार जियोपॉलिटिकल को लेकर तो ऑफकोर्स प्रीमियम दिखा रहा है, लेकिन द रीजन ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये बहुत ज्यादा तेजी चलने वाली नहीं है, क्योंकि सप्लाईज अभी भी बहुत ज्यादा है, डिमांड कैचअप नहीं कर पा रही है। तो काफी सारी चीजें हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने के लिए। साथ ही साथ नवंबर में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी आ जाएंगे, तो बाजार एक के बाद एक इवेंट की यहां पर समीक्षा कर रहा है और उसके बाद रिएक्शन दे रहा है। ऑफ कोर्स पिछले 3 दिन यहां पर तेजी के रहे हैं, लेकिन बाजार को नहीं लगता कि ये तेजी इस क्वार्टर में या 2025 में आगे जारी रह पाएगी। इसीलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ज्यादातर बैंक्स और ब्रोकरेजेस ये मानते हैं कि मोस्ट बेयरिश केस यहां पर $60 का है एंड बेस्ट केस यहां पर $77 का है। ये एक रेंज आप 2025 में भी कच्चे तेल में यहां पर बनता हुआ देख पाएंगे। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स ऑफ द पजल हैं, सबके ऊपर नजर रखनी होगी। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है और राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं। इसको लेकर डिटेल में बात करते हैं असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बताइए असीम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? देखिए, अक्टूबर के महीने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और यही वो वक्त होता है जबकि हरियाणा और पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया कि पिछले कई दिनों में पराली जलाने की घटनाएं काफी सारी हरियाणा और पंजाब में सामने आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक राज्यों के ऊपर क्या, किसानों के ऊपर क्या एक्शन लिया है? आपने मात्र थोड़ी कुछ चुनिंदा मामलों के में यहाँ पर आपने इन पर जुर्माना लगाया और कोई भी कार्रवाई आपने नहीं की है। पंजाब में 129 और हरियाणा में 81 घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई वहां पर देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उस कमीशन के ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह के एक्सपर्ट की जरूरत है तो आप उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना हलफनामा हमें दीजिए और बताइए कि आपने क्या क्या कार्रवाई की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम। बढ़ते आगे, अब आप गूगल पे पर गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। गूगल ने इसके लिए मुथूट फाइनेंस के साथ करार किया है। इसके अलावा अब गूगल पे से आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके लिए गूगल ने आदित्य बिरला कैपिटल के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही कंपनी ने गूगल फॉर इंडिया इवेंट में एआई टूल जेमिनी को हिंदी समेत 8 रीजनल भाषाओं में लॉन्च किया। कैसे काम करता है और यूजर्स को कैसे मदद मिलेगी, देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में मैं मौजूद हूं और इस वक्त आप मुझे देख रहे होंगे मॉकटेल काउंटर पर और आप सोच रहे होंगे कि मॉकटेल काउंटर पर मैं क्यों आई हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अब मॉकटेल बनाने में भी जेमिनी, जो कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, उसकी एंट्री हो गई है। यहाँ पर आप मॉकटेल्स विद जेमिनी यानी कि अपनी फेवरेट या फिर कस्टमाइज मॉकटेल जेमिनी के जरिए यहाँ पर पा सकते हैं। तो किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो मॉकटेल मेकर पर आप आए, सबसे पहले आपने हाई किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर और जैसे ही आप हाई करेंगे तो नमस्ते से आपको वेलकम किया जाएगा और फिर ये 4 सवाल पूछे जाएंगे कि आपका नाम क्या है। आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, आप किस कलर में मॉकटेल को चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड लिखा। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं। आप दिल्ली, जिस तरह से मैंने लिखा है, आप जहाँ से भी हैं आप उस सिटी का नाम लिख सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप खुश हैं, आप उदास हैं, वो फीलिंग भी आप यहाँ पर शब्दों के जरिए डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर जब आप एंटर
प्रेस करेंगे तो आपने जो इनपुट दिया है अपने नाम और अपने फेवरेट कलर और आप कहाँ से हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपके लिए जो कस्टमाइज मॉकटेल ड्रिंक है उसकी रेसिपी आ जाएगी, उसके इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे इनपुट के हिसाब से इन्होंने रेड डेली डिलाइट को चुना है, तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और किस तरह से आप इसको जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी इसको बनाने में वो कर सकते हैं। और रीज़न भी दिया गया है कि ये वाला मॉकटेल जो इन्होंने कस्टमाइज करके आपके लिए चुना है उसके पीछे क्या कुछ वजह है। तो 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप जो ऑप्शन इसमें से चुनेंगे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और आपकी जो कस्टमाइज मॉकटेल है वो जेमिनाई के ज़रिए यहाँ पर इनपुट पर पहुँच जाएगी और जो बार टेंडर है वही जो मॉकटेल आपने स्क्रीन पर सिलेक्ट की है वो आपको बनाकर सर्व कर देंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का पायलट पोर्टल आज लॉन्च हो गया। इस वित्त वर्ष के अंत तक 1.25 लाख युवाओं को स्किल्ड करने का टारगेट है। डिटेल लेते हैं आलोक से। बताएं आलोक, क्या डिटेल है योजना की? बिल्कुल, देखिए बजट ऐलान के मुताबिक पीएम इंटर्नशिप स्कीम का जो पायलट प्रोजेक्ट का पोर्टल है उसको आज लॉन्च कर दिया गया है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक इसमें 800 करोड़ रुपए सरकार इसमें खर्च करने जा रही है और इस साल के अंत तक 1.25 लाख युवाओं को इसमें स्किल्ड करने की सरकार की योजना है। जो अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है कंपनियों के लिए लॉन्च हुआ है। कंपनियां आज से तमाम जो उनके वैकेंट पोजीशंस हैं इंटर्नशिप के लिए वो अपलोड करना शुरू कर दिया है और कैंडिडेट्स के लिए जो पोर्टल होगा 12 अक्टूबर यानी कि विजयदशमी से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन केवाईसी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करके इसको अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और अपना एक डिक्लेरेशन दे पाएंगे। जो पहला बैच है 2 दिसंबर से इसका शुरू हो जाएगा। 2 दिसंबर के बाद कंपनियों में उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया कंपनियों की तरफ से की जाएगी और इसमें जो सरकार की तरफ से जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जितनी भी रिजर्वेशन पॉलिसी है सरकार की उसको लागू किया जाएगा और इसके बाद इसमें कई सारी जो कंपनियां हैं वो अभी इच्छुक आई हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर की, ऑटोमोटिव कंपनियां और फार्मा कंपनियां जैसी आगे आई हैं। और अगर बात करें कंपनियों की तो इसमें एलेम्बिक फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मैक्स लाइफ जैसी कंपनियां आगे आई हैं। सरकार को उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी कंपनियां अभी आने वाले दिनों में और भी आ सकती हैं। लिहाजा ये जो पोर्टल है इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह सब तय कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो मैट्रिक पास हायर एजुकेशन वाले बच्चे होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, इस लिहाजा इसके लिए जो हायर जो प्रोफेशनल कोर्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले जो फैमिली है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आयकर रिटर्न भरने वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे और जिनके पास फुल टाइम जॉब है वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। शुक्रिया आलोक। और अब रुख करते हैं चुनावी खबरों का। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा 150 से 155 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना को 90 से 95 सीट और एनसीपी को 40 से 45 सीटें मिलेंगी। बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले महायुति सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकती है। डिटेल्स लेते हैं विवेक गुप्ता से। बताइए विवेक। महायुति में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो लगभग तय हो चुका है और सूत्रों के मुताबिक महायुति में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। और सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि 288 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीट बीजेपी लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधानसभा चुनावों में 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे कैंप जो है वो तकरीबन 80 से 85 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और तीसरी पार्टी जो अजीत पवार की एनसीपी है वो 40 से 45 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीट है, जिस पर महायुति की जो 3 पार्टियां हैं उनका जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो लगभग तैयार हो चुका है, तय हो चुका है और सूत्रों का दावा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। 150 से 160 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है और ये भी जानकारी मिल रही है कि दशहरा के बाद महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी
अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कुल 288 सीट है उस पर महायुति की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और दशहरा के बाद बीजेपी जो है वो अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। शुक्रिया विवेक। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन महाआघाड़ी में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है। गठबंधन के सीट शेयरिंग फार्मूले पर विजयदशमी से पहले महाआघाड़ी बड़ा ऐलान कर सकता है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि सिर्फ 30-35 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन वो भी जल्द सुलझ जाएंगी। शिवराज जी, सीट शेयरिंग को लेकर कब तक आपका अनाउंसमेंट होगा? देखिए, हम तो जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि पहली बार 3 दलों का ये गठबंधन है। दो दलों का गठबंधन तो हम आदी हैं, हमने कई बार किया हुआ है। 3 दलों का पहली बार हो रहा है। अगर हम 2019 के नतीजे देखें तो 56 सीटों पे शिवसेना जीती थी, ओरिजिनल शिवसेना। 54 जगह पे ओरिजिनल एनसीपी जीती थी और 45 जगह पे कांग्रेस थी। यानी कि 155 सीटों में एक पार्टी जीती हुई है। तो उनकी सिटिंग एमएलए है या छोड़ के गए हों, लेकिन उनकी पार्टी जीती थी, तो वो शायद उन्हीं दल के पास रहेंगे। तो 155 का ब्रॉडली फैसला हो गया है। अब उम्मीदवार चयन के काम हम अपने दल करेंगे। अब बची 133 सीटें। उसमें से कल 2-3 दिन पहले 2 दिन के हेवी सेशन हुआ था, फुल डे सेशन हुआ था। हमारी ओर से हमारे नेता विपक्ष वडेट्टीवार, पीसीसी प्रेसिडेंट नाना पटोले और सीएलपी लीडर बालासाहेब थोरात बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक कैसे है कि करीब मैं समझूंगा कि 80% सीटों का निर्णय हो चुका है। मात्र 20% सीटों का फैसला होना है। अब वो 20% मुश्किल होती है, ये आप भी जानती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दशहरे से पहले पूरा अंतिम फैसला उम्मीदवारों के साथ हो जाए। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बीजेपी को झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से बीजेपी ज्वाइन करने वाले अशोक तंवर ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव बवानिया में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। राहुल गांधी ने अशोक तंवर का स्वागत किया। तंवर सिरसा से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तकरार के बाद 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं। नवरात्रि की करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस नवरात्रि सीएनबीसी आवाज़ पर हम आपके लिए लाए हैं स्त्री शक्ति की कुछ ऐसी कहानियां जो हम सबको अपनी शक्तियों का एहसास दिलाएंगी कि अगर ठान लिया जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ही एक कहानी है मुंबई के गीता पाटिल की। इनसे बात की सहयोगी शिप्रा राणा ने। सपना जितना बड़ा होता है उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी उतनी बड़ी होती हैं। ऐसा कहना है पाटिल काकी का, जिन्होंने एक छोटे से नाश्ते के बिजनेस को आज 3 करोड़ के टर्नओवर वाला व्यापार बना दिया। पाटिल काकी ने 2016 में अपने पति की नौकरी जाने के बाद घर चलाने के लिए नाश्ता बनाकर बेचना शुरू किया। पहले तो छोड़ते भी नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको पसंद आने लगा। सब डिपार्टमेंट वालों ने हम लोग को, फिर वो वार्ड ऑफिसर को एक लेटर लिख के दिया था, फिर हम लोग को परमिशन दिया आने का। काम सही चल रहा था, आमदनी भी अच्छी थी, लेकिन लॉकडाउन के कहर से पाटिल काकी का ये काम रुक गया। उनका काम था नाश्ते का, और नाश्ते की शेल्फ लाइफ कम होती है। जिस दिन बनाओ, अगर नहीं खाया तो खराब। बीच में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद घर खर्चे चलाना मुश्किल हो गया, तो मैंने, मेरा बेटा वेबसाइट बनाता, तो मैंने उसको बोला अपन ऑनलाइन मंगाते सब कुछ, वैसे अपना भी ऑनलाइन बेचेंगे अपन। तो उसने भी
ठान लिया और उसने मुझे एक रात में पूरा वेबसाइट बना के दिया और यहाँ से हमारी पाटिल काकी की शुरुआत हो गई। उनके बेटे ने उन्हें ऑनलाइन दुनिया से अवगत करवाया। ऑनलाइन वेबसाइट के बाद तो मानो ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई हो, लेकिन सितारे तब चमके जब शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में उन्हें शार्क्स की तरफ से फंडिंग भी मिली। इसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी को और सराहना मिली और आज उनके बिजनेस का टर्नओवर 3 करोड़ का बन गया है। तो सोच मत कि मुश्किल कितनी बड़ी, डट कर हो जा तू खड़ी, सपनों की उड़ान भर हालातों को हरा और जो कोई सोच ना सके तो वो कर दिखा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।